हेलो, आई एम रूपचंद पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित माँ साहब। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वांग समता। आपने कभी सोचा है कि सर्वांग समता क्या है? देखिए, सर्वांग समता जैसा नाम है, जिसे हम अंग्रेजी में सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंसी और सर्वांग सम को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम चूँकि सर्वांग समता पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ही सर्वांग सम आएगा। देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जो हमारे दैनिक जीवन में चारों ओर घूमती रहती हैं और हम उसको समझ नहीं पाते कि ये सर्वांग सम है। देखिए, गणित में हमारे यहाँ सर्वांग समता, उसको हम थोड़ा सा शब्द के ऊपर चलते हैं। पहले शब्द क्या है देखिएगा। मैं अभी गणित पे नहीं चल रहा हूँ। हम सर्वांग समता कौन कौन सी वस्तुएं, हम उन पे चलेंगे। लेकिन जब हम गणित पढ़ेंगे तो गणित में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं क्या है। देखिए, शब्द है सर्वांग समता। इसको दिख रहा होगा आपको कि सर्वांग समता। यदि इसको हम अलग अलग तोड़ दें, अर्थात जैसे हम संधि विच्छेद भी कहते हैं, परंतु इसे हम वर्णों में अलग अलग तोड़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे सर्वांग समता, पहले हमने तोड़ा सर्व, फिर धन, अंग, धन, समता। सर्व यानी सभी, अंग मतलब भाग, टुकड़ा, अंग भी लिख सकते हैं, और समता यानी समान या बराबर। अब इससे आप समझे होंगे कि सभी भाग समान। अब देखिए, समान क्या कहाँ लगता है? समानता कहाँ लगेगी? क्या एक वस्तु अकेले में समानता लगेगी? नहीं लग पाएगी ना। अर्थात कम से कम हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम समान कहेंगे या असमान कहेंगे। समान या असमान हम कब कहेंगे? जब हमारे पास दो वस्तुएं होंगी। तो मेन लॉजिक हमारा जो लगना है सर्वांग समता में, कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी, अर्थात दोनों की तुलना होगी। दोनों की तुलना किस प्रकार से होगी, उस पर हमें फोकस करना है। एक वस्तु पर मान्य नहीं होगा। तो कम से कम एक वस्तु है, उसके दो टुकड़े करोगे तो दो बन जाएंगे, अर्थात दो वस्तुओं पर ही ये लागू होगा। तो देखिएगा, मैंने देखा सर्वांग समता, सर्व, धन, अंग, धन, समता। सर्व यानी सभी, अंग भाग, अर्थात ऐसी दो वस्तुएं जिनके सभी भाग अर्थात सभी अंग समान हो। अब अंग क्या है? देखिएगा, अंग अलग अलग हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंग हैं, हाथ है तो हाथ से दायां, बायां से बायां, आँखें हैं तो वैसी आँखें, ये अंग हैं हमारे। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में अंग होते हैं, किसी में लंबाई चौड़ाई, किसी में डिजाइन। तो अर्थात वे वस्तुएं जिनकी, हम सीधे सीधे कहना चाहें कि वे वस्तुएं जिनके आकार एवं माप समान हो। अब आकार क्या है? मतलब शकल एक जैसी हो, सूरत एक जैसी हो। जैसे जुड़वा होते ना, तो वो शकल एक जैसी हो तो वो कहलाती हैं आकार। और माप अर्थात लंबाई चौड़ाई जो भी उसमें दी गई है, जो डिजाइन दी गई है, बिल्कुल एक जैसी हो, वो कहलाते हैं, वे वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। और इसके इस गुण को हम सर्वांग समता कहते हैं। और सर्वांग समता की चिन्ह को जो हम प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, फिर आपको वस्तुएं दिखाएंगे कि देखिए इसे हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप कहोगे ये चिन्ह क्या है? यहाँ देखिए इस चिन्ह को, ये चिन्ह बना हुआ है ऐसा, अर्थात ये प्रदर्शित हो रहा है कि ये बराबर का जो चिन्ह लगा है, ये उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। और ये ऊपर साइन बना हुआ है, अर्थात इसकी शकल एक जैसी है। तो ये दोनों चीजें एक जैसी मिली होना चाहिए, मतलब शकल भी समान हो। ये चिन्ह लगा है मतलब उनकी शकल सूरत एक जैसी है, और ये बराबर का चिन्ह लगा है मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सब बराबर है। अर्थात ये दोनों चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, तभी ये सर्वांग समता लागू होती है। तो इस चिन्ह को ध्यान रख लीजिएगा कि इस प्रकार से ये चिन्ह बनाया जाएगा। ये काय का चिन्ह है? सर्वांग समता का। अर्थात दो वस्तुएं, हम यहाँ एक 100 का नोट लिखें, 100 का नोट सर्वांग सम, दूसरा 100 का नोट। तो ये देखिएगा 100 का नोट सर्वांग सम है 100 के नोट के बराबर। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि हमारे पास दो 100 के नोट हैं। ये देखिए सर्वांग सम हैं, एक जैसे हैं, एक बराबर हैं लंबाई चौड़ाई में, इनकी शकल सूरत भी एक सी है, तो इसे हम सर्वांग सम कहेंगे। तो हम इन दो नोटों के बीच में इस सर्वांग समता का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात ये दोनों नोट कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। दूसरा देखिए, हमारे पास दो, ये आपको दिख रही हैं,
सर्वांग सम है, क्योंकि एक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, डिजाइन जो सब कुछ है वो एक जैसी है, तो ये सर्वांग सम होंगी। ठीक इसी प्रकार कानों में पहनने वाली बालियां, कानों में पहनने वाली बालियां जो होती हैं, ये देखिए ये भी कैसी होंगी, सर्वांग सम। जो ऐसी महिलाएं कानों में पहने रहती हैं, आपने देखा होगा, तो सर्वांग सम। ऐसा कभी देखा है कि एक बाली बहुत बड़ी है, एक छोटी है, अलग अलग डिजाइन की, नहीं है ना। तो ये दोनों जो बालियां रहेंगी वो बालियां कैसी रहेंगी, सर्वांग सम रहेंगी। तो सर्वांग समता का अब आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिएगा ये आप क्रीम की डिब्बी देख रहे होंगे दो, ये बिल्कुल एक बराबर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, तो इसे हम सर्वांग सम कहेंगे। और हम और किन वस्तुओं को सर्वांग सम कह सकते हैं, मैंने कानों की बाली, हाथों की चूड़ियाँ, 10 रुपये के सिक्के, 100 रुपये के नोट, 500 के नोट जो एक ही वर्ष में प्रिंट भय हों। आपके घर के दरवाजे के बाहर जब हम डिजाइन बनवाते हैं तो वो भी एक सी बनवाते हैं, एक सी शक्ल की, एक सी लंबाई चौड़ाई की बनवाते क्या नहीं बनवाते। तो वो वस्तुएं डिजाइन बनवा रहे तो वो भी कैसी होंगी, सर्वांग सम होंगी। अब आप समझ गए होंगे कि सर्वांग सम, इस हमारे संसार में ढेर सारी वस्तुएं हैं जो सर्वांग सम होती हैं। हमारे एक ही बोर्ड में लगाए गए स्विच एक ही कंपनी के हैं, एक ही डिजाइन के हैं पूरे के पूरे, तो वो सभी सर्वांग सम होंगे। ठीक है। अब जो वस्तुएं मैंने फिर से बताता हूं, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार एवं माप समान हो, अर्थात उनकी सूरत एक जैसी हो, लंबाई चौड़ाई समान हो, उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। इसके इस गुण को हम सर्वांग समता कहते हैं। तो देखिए सर्वांग समता में आप समझ रहे होंगे कि क्या कहलाता है। तो ये सर्वांग समता है। अब हम पढ़ना चाहेंगे, ये सर्वांग समता को हमने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से देखा, लेकिन अब सर्वांग समता हमें पूरी दुनिया से छोड़ते हुए सर्वांग समता को हमें बगल में रखना है। अब हमें केवल वो सर्वांग समता लेना है जो हमारे गणित में उपयोग होती है। आप कहें गणित में कहाँ उपयोग होती है सर्वांग समता? हमारे गणित में ढेर सारी डिजाइनें हैं, आपने देखी, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और अलग अलग आकृतियां बनी होती हैं। तो हमें सारी आकृतियों पर ना जाते हुए गणित की केवल अपन एक आकृति की ओर चलें, वो क्या है, त्रिभुज। अब त्रिभुज की सर्वांग समता पर हमें फोकस करना है। तो त्रिभुज की जो सर्वांग समता है, हमें त्रिभुज में कौन कौन से अंग हैं उन अंगों पर फोकस करना है। देखिए त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो क्या क्या अंग हैं त्रिभुज में, क्या होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 6 अंग होगा कि नहीं। और इन 6 अंगों पर ही हमें फोकस करना है, फिर हम त्रिभुज के प्रगुणों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में देखिए परिभाषा क्या, बहुत ही आसान और सरल, कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि, देखिए 2 त्रिभुज, एक नहीं 2, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है सर्वांग समता केवल 2, कम से कम 2 वस्तुओं पर लगेगी। तो 2 वस्तुएं, हम सारी वस्तुओं को छोड़ते हुए हम कहाँ पहुंच गए अब, गणित पर। और गणित पे हम क्या पढ़ेंगे, केवल त्रिभुजों की। तो हमें सारी आकृतियों को भूलते हुए केवल हमें त्रिभुजों के गुण याद रखना है। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में देखिएगा, एक हम जब त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। यदि बंद नहीं कहोगे तो परिभाषा लागू नहीं होगी। 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए 3 भुजाएं ABC, 3 भुजाओं से निर्मित, तो वो भी बंद आकृति, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, AB, BC, AC, और 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज है। और सर्वांग समता में ये ध्यान रखना है कि दोनों आकृतियां बिल्कुल समान आकार की बनाना है। आपको प्रयास ये करना है कि एक सी दिखें, आपको छोटी बड़ी ना दिखें। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि, नंबर 1 परिभाषा, उनके संगत कोण बराबर। देखिए त्रिभुज में क्या है, कोण है और भुजाएं हैं और कुछ नहीं है। तो ए त्रिभुज के पूरे कोण इस त्रिभुज के पूरे कोण के बराबर, पूरे से तात्पर्य संगत। कोण ए यदि इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है तो कोण ए कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। अर्थात उनके संगत कोण, उनके मतलब त्रिभुजों की, उनके मतलब त्रिभुजों के, हमारे तुम्हारे नहीं, उनके मतलब जो जिसके लिए लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुजों के, तो उनके संगत कोण बराबर हों, अर्थात ये कोण बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हों, अर्थात भुजाओं से भुजाएं बराबर हों, कोण से कोण बराबर हों।
और संगत हों। संगत शब्द का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखिए कैसे मैंने लिखा है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अर्थात यहाँ देखिएगा, जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या आप देखते पाते हैं कि यहाँ देखिए ABC अर्थात A से B ये भुजा और BC यानी डबल भुजा। तो यहाँ देखिए PQ एक भुजा, QR ये डबल चिन्ह, मतलब ये वाली भुजा ये वाली बिल्कुल इसी क्रम में हम चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए AB बराबर होगा PQ के बराबर, BC बराबर होगा QR के बराबर, और AC बराबर A और C के बराबर होगा PR। तो देखिए मैंने कोण और भुजाएं लिखे हैं। कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। तो यहाँ देखिए कोण A बराबर P अर्थात कोण A बराबर, ये कोण A बराबर क्या है यहाँ P, दिख रहा है आपको। इसी प्रकार B बराबर क्या होगा, B बराबर Q, तो कोण B बराबर Q और कोण C बराबर कोण R। इसी प्रकार भुजा होगी AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। तो ये जो हमने ऊपर शाब्दिक भाषा में लिखा है वो हमने चित्र में से ढूंढ के आपको बता दिया। अर्थात इस प्रकार से एक त्रिभुज की संगत कोण संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत कोण एवं संगत भुजाओं के बराबर हो तो ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अर्थात दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं भी बराबर हों। तो ये हमारी परिभाषा बन जाती है। अब चलिएगा, हमारे पास दो त्रिभुज बने हुए हैं, हम इसमें ढूंढें, पहचानें कि कौन से त्रिभुज जिस त्रिभुज बने हुए कौन से त्रिभुज की कंडीशन इसमें लागू होती है। तो देखिएगा, पहले हम फिर से समझाना चाहेंगे। त्रिभुज ABC सब में लिखा हुआ है तो इस पे आप फोकस करिए, ABC और त्रिभुज PQR। देखिएगा आप खुद ढूंढ लेंगे। AB यानी एक लाइन बनी हुई है, मतलब ये निशान चाहिए हमें A से B वाला। फिर चाहिए BC, मतलब इसमें कोई डिजाइन में निशान नहीं लगा, निशान उस तरफ लगा है। तो यदि हमने ABC लिया है, देखिए सब में ABC लिखा है, इसलिए इस आधार पर हम उसको देखेंगे, मतलब इस चित्र को हम घुमा के देखेंगे कि ऐसे फिट हो जाए कि इसकी कौन सी संगत भुजा कौन के बराबर। देखिए इसमें AB भुजा किसके बराबर है, ये दिख रही है QR के, क्योंकि सिंगल सिंगल। BC भुजा काय के बराबर दिख रही, PR बोलेंगे कि RP बोलेंगे, इसको देखना है। फिर AC भुजा PQ के बराबर दिख रही। तो देखिएगा ABC अर्थात A से B सिंगल लाइन, तो यहां से हम चलेंगे Q से R सिंगल लाइन, फिर BC कोई निशान नहीं है तो RP कोई निशान नहीं है। मतलब शुरू कहां से करेंगे हम, ABC, तो ABC सभी में है, PQR, तो PQR मान्य नहीं होगा क्योंकि PQ में डबल आ गया। यहाँ हमने C से शुरू करते, यदि हम यदि CAB लेंगे तो PQR आपका मान्य हो जाएगा। यदि ये PQR आपका सही हो जाता है तो यहाँ क्या आएगा फिर आपका, देखिए PQ डबल लाइन, तो CA अर्थात यहाँ आपका जो P कोण है वो C के बराबर है और जो Q कोण है वो A के बराबर है और जो B कोण है वो R के बराबर है। तो यहाँ देखिए हमें संगतता देखना है ABC, तो ABC सभी में है। अब A से B अर्थात Q से R, B से C, R से P, तो क्या आएगा QRP। कौन सा सही है आपका, ये वाली कंडीशन, ये आपकी सही है, बाकी सारी गलत हैं। यदि ये चित्र आपके सामने बने हुए हैं तो इनमें से संगतता में केवल आपका ये चौथे नंबर का लागू है, बाकी ये सब फेल हो जाते हैं। तो देखिएगा ये तो हो गई संगतता। अब आते हैं हमारे पास कि त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। तो हमारे कुछ गणितज्ञों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि यार इतनी सारी चीजें हैं, तीन कोण और तीन भुजाएं, हम 6 चीजें बताएं तो उसमें तो बहुत कठिनता जाएगी। तो आपने सुने होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की कुछ कसौटियां पढ़ी हैं, आपने सुनी है नाम, उन कसौटियों के नाम क्या है, तो कसौटियों के नाम और वो कैसे बनी, आखिर उन्होंने, ये गणितज्ञ थे, उन्होंने ऐसी सोच क्यों बनाई कि तीनों की आवश्यकता पड़े। तो देखिए इन कसौटियों की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ी, उन्होंने देखा कि जब 6 तीन कोण तीन भुजाएं हम बताते रहेंगे तो कितना लंबा समय लगेगा और जब यदि हमारा ज्यादा जो हमें काम करना है, यदि कम समय में हमारा पूरा काम हो जाए
तो वो अच्छा है कि हम बहुत लंबे समय तक लगे रहें और कम काम हो, वो अच्छा है। आप खुद मान सकते। तो गणितज्ञ ने क्या सोचा कि यार ये 6 चीज़ें न बताते हुए हम केवल 3 चीज़ें बता दें, और यदि उन 3 में लागू हो जाता है तो बाकी पूरे में लागू हो जाता है। देखिए हम बताना चाहेंगे कसौटियाँ कौन सी हैं, उन कसौटियों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए तो सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ या नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया था। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब हम चावल पकाते थे तो चावल कैसे पकाते थे। जब हम चावल पकाते थे हंडी में, तो हंडी में हमारी माताएं थीं जो घर में खाना बनाती थीं, तो हंडी थी, हंडी को उसके चूल्हे वगैरह पर रखा और हंडी में हमने पानी डाल के गर्म करके उसमें चावल डाल देते थे। वो चावल डालते थे तो अब उनको माताएं बहनों को कैसे पता चलता था कि चावल पक गए, कैसे विश्वास होता था। तो वो क्या करती थी कि थोड़ी देर बाद जब उनको लगने लगा कि हाँ आप पक गए होंगे, तो उन्होंने एक हंडी में से चम्मच से चावल के दाने निकाले। एक दाना उन्होंने टटोल कर देखा, उन्होंने दबा के देखा कि हाँ पक गए कि नहीं पके। तो यदि थोड़ा उनको विश्वास हुआ कि हाँ पक गए, तो उन्होंने देख लिया कि हाँ पक गए, तो लेकिन अभी पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा फिर से हिला के देखा, फिर दाना निकाला, तो उन्होंने फिर एक दाना टटोल के देखा दूसरी बार, तो थोड़ा और विश्वास बढ़ा कि हाँ यार पहला पका था, अब दूसरा भी पक गया। फिर उन्होंने तीसरी बार में तो कन्फर्म पूरा टटोल के देखा, फिर निकाला, देखा कि पक गया। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि जब हमने 3 बार चावल को देखा और पक गए, तो जितने सारे साथ में चावल डाले थे वो पूरे के पूरे पक गए होंगे। तो क्या पूरे चावल निकाल के मथेल कर देखते थे कि हाँ पके कि नहीं पके, तो क्या खाने लायक बचते? नहीं बचते ना। इसलिए उतने ही 2-3 बार में उन्होंने देखा और संतुष्टि हो गई। अर्थात आप इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि हमने 3 बार चावल को टटोल कर देखा और वो पक गए, तो चूंकि साथ में ही डाले थे तो सारे के सारे चावल भी पूरे के पूरे पक गए होंगे। तो इसी गुण को हमारे गणितज्ञों ने मानते हुए ये देखा कि जब त्रिभुज में इतनी सारी 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, तो हमें 6 न बताते हुए हम उनमें से केवल 3 बता दें तो 3 अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो कैसे, देखिएगा यहाँ पहली कसौटी थी, उनने 5 कसौटियां दी हमें। 5 कौन कौन? तो अब हमारे सामने आपको 2 कसौटियां दिखाई दे रही होगी कि पहली कसौटी है भुजा भुजा भुजा, अर्थात जिसे हम एस भी कहते हैं, अर्थात साइड साइड साइड। अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत में, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो कोण बिल्कुल 100% आपस में बराबर हो जाएंगे। आप कैसे कहेंगे? देखिएगा चित्र में कि यदि AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के और AC है PR के, तो 100% उन्होंने चेक किया कि ये कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा और कोण C है वो R के बराबर हो जाएगा। आप भी बिल्कुल त्रिभुज बनाकर देख लीजिएगा, नाप कर देख लीजिएगा। 100% यदि ये तीनों भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनकी संगत कोण भी बराबर निकलेंगे। जो हमने अभी चावल का उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से आप बिल्कुल 100, मतलब गणितज्ञ ने माना कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की, संगत शब्द जरूर जोड़ना, संगत मतलब AB PQ के, इस प्रकार संगतता चलती है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो इसके जो कोण होंगे वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। अर्थात जो क्या जाएगा कि भुजा भुजा सर्वांग समता से एक त्रिभुज की, हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो जाएं और संगत भुजाएं बराबर हो जाएं, तभी कहलाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि केवल भुजाएं बराबर हैं तो कोण अपने आप बराबर हो गए। तो इस प्रकार से ये यदि तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की, तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम ही कहेंगे। ये पहली कसौटी आई। दूसरी कसौटी उन्होंने क्या कहा कि भुजा कोण भुजा, अर्थात आप देखिएगा इस तरफ देखेंगे ध्यान से कि दोनों तरफ क्या लिखी हुई हैं भुजाएं और बीच में लिखा है आपका कोण।
तो भुजा कोण भुजा अर्थात बीच में कोण होना चाहिए और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, भुजाएं। तो मैंने देखिए चित्र बनाया हुआ है कि ABC, दोनों तरफ भुजाएं, बीच का कोण, इस तरफ दोनों तरफ भुजाएं, बीच का कोण। ऐसी परिभाषा बनेगी क्या कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिए बिल्कुल परिभाषा बहुत आसान है, आप लिख सकते हो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं बीच का कोण, दो भुजाएं एवं बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अर्थात देखिएगा फिर से, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो आप इस चित्र में भी देखिएगा, ये दोनों तरफ भुजाएं लेना है और बीच का कोण हो। जब आप सवालों को करेंगे तो आपको इसी प्रकार से देखना है। तो अब आपने देखा कि दो भुजाएं हैं बराबर और एक कोण है, बाकी की एक भुजा बची और दो कोण बचे, तो वो कैसे बराबर होगा? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपका चावल वाला, वही नियम लागू हो जाता है कि जब ये बराबर हो जाती हैं तो ये भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी कसौटी है। तीसरी कसौटी में सर्वांग समता की तीसरी कसौटी है कोण भुजा कोण। ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ कोण हो, बीच की भुजा, दोनों तरफ कोण, बीच की भुजा, तो भुजा कोण भुजा कोण, ASA, एंगल साइड एंगल। देखिएगा चित्र में दोनों तरफ कोण है, बीच की भुजा होना चाहिए। परिभाषा क्या होगी? एक त्रिभुज के दो कोण तथा बीच की भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा बीच की भुजा के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा, एक त्रिभुज के दो कोण तथा बीच की भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा बीच की भुजा के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज PQR। ऐसा लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ऐसा इस प्रकार से सर्वांग सम हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कोण A और P अपने आप बराबर हो गए, बाकी ये भुजाएं अपने आप बराबर हो गए। ये कहां से? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से, ये नियम के अनुसार। अगला देखिए कोण कोण भुजा, चौथा कोण कोण भुजा अर्थात एंगल साइड। अब देखिएगा जैसे लिखे हैं वैसी परिभाषा, रेगुलर दो कोण, तीसरी भुजा। अब आप यहां से चलिए, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। अब ऐसे भी चल सकते थे, कोण कोण वाली भुजा ले सकते थे। ये दो कोण मतलब तीसरी, बाहर, कोणों के बाहर की भुजा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? एक त्रिभुज के दो कोण तथा तीसरी भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा तीसरी भुजा के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR होंगे। इसी प्रकार पांचवा नियम है समकोण कर्ण भुजा, RHS राइट हैंड साइड नहीं है, नहीं तो यहां आप राइट हैंड साइड मान लें। समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण भुजा और साइड मतलब इन दोनों में से कोई भी एक भुजा, और राइट मतलब राइट एंगल है। तो यहां देखिएगा ये हमारा समकोण जो त्रिभुज होगा ये कर्ण भुजा होगी। कर्ण कौन सी होती है? 90 अंश के सामने की भुजा। जो 90 अंश के सामने की भुजा वो कर्ण होती है। बाकी जो 90 अंश है, तो अब आप देखिए 90 अंश और कर्ण फिक्स हो गए। अब साइड है जो, ये साइड भी हो सकती है, ये नीचे की साइड भी हो सकती है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि दो समकोण त्रिभुज, अब समकोण हमने ऑलरेडी बोल दिया कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की कर्ण तथा एक भुजा संगत दूसरे त्रिभुज की कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आपने क्या देखा, क्या समझा कि सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों। लेकिन तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। हमें इतनी सारी 6 चीज़ों का पता ना लगाते हुए केवल हम 3 चीज़ों का पता लगा लें तो बाकी जो 3 बचती हैं वो अपने आप बराबर हो जाती हैं, जो मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। आपको समझ में आया होगा। आप निश्चित तौर पर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।